सभी विद्यार्थी ध्यान दें। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, टॉपिक नंबर 6 में, जिसमें पाठ में आने वाले जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके आंसर हम सीखेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? जैसे मैग्नीशियम रिबन है, उसे यदि हम वायु के संपर्क में होकर के जलाएं तो उसे साफ क्यों किया जाता है? दूसरा प्रश्न है, किसी पदार्थ X विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, तो ये X जो है, ये X पदार्थ क्या है, उसका नाम पता करना है। अगला है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्या जो हम सांस लेते हैं, इस श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अगला है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है? जो वियोजन अभिक्रिया है और संयोजन अभिक्रिया, जो हमने पिछले टॉपिक में बताया था, तो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है? अगला है, अवक्षेपण किसे कहते हैं? अवक्षेपण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 6वां है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करके क्यों रखते हैं? जैसे कोई घर में सामग्री होती है, किसान भाइयों के पास में खुरपी, फावड़ा, जो भी लोहे की वस्तुएं हैं, जब वे इनको रखते हैं तो ग्रीस या तेल या पेंट करके रखते हैं। जैसे हम घर में लगे हुए दरवाजे यदि लोहे के हैं, या ये रोशनदान जंगला कहते हैं जिन्हें, ये लोहे के होते हैं, इनको जब हम उपयोग में लाते हैं, उससे पहले ही पेंट कर देते हैं और हर साल पेंट करते रहते हैं, इन पर कलर करते रहते हैं। तो ये क्यों करते हैं? अगला प्रश्न है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X, ये प्रश्न है। यहां तो मैंने इनको अपने क्रम के अनुसार लिख दिया है, आप अपनी किताब में सभी खोजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। यानी जो तत्व उपयोग किया जा रहा है वह, और उससे बनने पर जो हमें प्राप्त हो रहा है उसका नाम बताना है। लास्ट प्रश्न है हमारा, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को, ये हमने किसके अंतर्गत बताए थे? विकृत गंधता के अनुसार, विकृत गंधता में बताए थे, तो उसी के अनुसार है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है? प्रवाहित नहीं, प्रभावित। प्रवाहित में तो क्या होता है? प्रवाहित और प्रभावित में अंतर। प्रवाहित का मतलब है उसके अंदर निकल जाना, गुजर जाना, और प्रभावित उससे दूर हो जाना, विपरीत हो गया। तो सुने, हमारा चैप्टर नंबर पहले में ये प्रश्न दिए गए हैं, उनके अनुसार पहले प्रश्न की परिभाषा देखेंगे हम, आंसर देखेंगे। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? तो वायु में क्या होती है हमारी? ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में नमी होती है। क्या होती है? नमी। और मैग्नीशियम क्या है? धातु है। क्या है? धातु। तो यदि कोई धातु नमी के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है?
ये हमने बताया था आपको किसमें, संक्षारण में। नमी की उपस्थिति में धातुएं संक्षारित होने लगती हैं, अर्थात धातुओं पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? तो मैग्नीशियम भी एक धातु है। तो वायु में जलाने से पहले, अब यहाँ वायु का उपयोग पहले से नहीं है, वायु की उपस्थिति में से जलाया जा रहा है, तो इसे साफ क्यों करते हैं? तो सुनिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है। क्या है? मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील होने के कारण वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उससे तुरंत क्रिया करेगी, और क्रिया करने पर उसके ऊपर पपड़ी जम जाएगी। इसलिए पहले इसे साफ किया जाता है, तब इसे वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। ठीक है। सामान्य स्थिति में भी ये ऑक्सीजन से, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके और तुरंत उस पर परत जम जाएगी, जिस कारण से उसके ऑक्साइड प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त हो जाएंगे हमें? ऑक्साइड। तो इसलिए इसे पहले साफ कर लिया जाता है। समझ में आया इतना? तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। उदाहरण इनके आंसर है, आंसरों को जितने भी विद्यार्थी मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, वो इनको रोक करके लिख लेना भले। ठीक है। और यदि आपको लिखे हुए चाहिए तो मैं आगे बताऊंगा, फिर दोबारा इनको एक एक करके अलग अलग बनाऊंगा इनकी, तब देखूंगा। ठीक है। तो वो मुझे कमेंट में बताएंगे सभी, या तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं इनको लिखकर बता दूंगा। ठीक है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अधिक क्रियाशील हैं। वायु की सामान्य स्थिति में भी ये वायु से संपर्क करके उनके ऑक्साइड बना देंगे, इसलिए इसे जलाने से पहले साफ किया जाता है। पहला आंसर क्लियर हुआ। अगला दूसरा है, किसी पदार्थ एक्स को विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो सफेदी करने के लिए, विलयन में अर्थात पानी में गलाने के लिए, सफेदी बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये एग्जाम्पल हमने देखा था, जैसे पानी हमारा H2 हो गया और प्राप्त करनी हमें सफेदी CaOH का होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा सफेदी बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चूने का, CaO। तो इस एक्स पदार्थ का नाम क्या है? चूना। क्या है? रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आया? अगला, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो पहले समझेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो ये पहले मैंने बता दी है, दोबारा समझें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या है? ऊष्मा अभिक्रिया होने पर निकलती है। क्या होता है? निकलती है। कहिए, चाहे प्राप्त होती है, चाहे अभिक्रिया ऊष्मा को छोड़ती है। ठीक है। तो श्वसन क्रिया में क्या है? तो जब हम श्वसन करते हैं, हम सांस लेते हैं, उस स्थिति में जब ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है तो वह भोजन के रूप में ऑक्सीकृत हो जाती है। ऑक्सीकृत होती है, तब वह द्वारा से जब ऑक्सीजन होने के बाद जल के संपर्क में आती है,
किसके संपर्क में आती है? जैसे श्वसन में क्या है, तो ऑक्सीकृत होने के बाद क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। श्वसन क्रिया में जब अंदर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तब ये किस में बदल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम श्वसन क्रिया को करते हैं तो यह श्वसन क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ये ऊष्मा उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसलिए जब हम छोड़ते हैं श्वसन क्रिया को में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? गर्म होती है। अपेक्षाकृत कैसी होती है? गर्म होती है, अर्थात ऊष्मा उसके साथ निकलती है। किसके साथ? श्वसन क्रिया में ऐसा नहीं है कि हम केवल सांस अंदर ले रहे हो। श्वसन क्रिया में क्या है? केवल श्वसन करना, सांस लेना ही नहीं है। श्वसन क्रिया कहलाती है सांस लेना और बाहर निकालना। समझ में आया इतना? तो सुने, श्वसन क्रिया में जब हम श्वसन क्रिया को करते हैं तो क्या बनता है अंदर? आंसर देखिए, श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्वसन के अंतर्गत जब अंदर जाती है तो जो भी भोजन के रूप में पहले से है तो उसके साथ में ये ग्लूकोज बन जाता है और ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। वह जल के साथ, जल भी है शरीर के अंदर, जल के साथ क्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, अर्थात ऊष्मा शरीर से उत्पन्न होती है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई? श्वसन क्रिया के अंतर्गत या कहिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि भोजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का निर्माण करती है और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाती है। वह जल के साथ क्रिया करके, जल के साथ क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आई? अगला है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है? तो वैसे इनके उदाहरण में अलग अलग लिखा चुका हूं, इस वजह से यहां मैंने नहीं लिखा है, प्रश्न में दिया गया इनका एक एक उदाहरण भी लिखिए तो समझिएगा। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? कोई एकल अभिकारक होता है। क्या होता है? एकल अभिकारक। तो एकल अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। समझ में आया? एकल अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है और वियोजन संयोजन में दो से अधिक अभिकारक संयोजित होकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। तो इसमें वियोजन में तो एक दो, जैसे वियोजन का समझिए, मान लीजिए वैसे मैंने एग्जाम्पल लिखाया था उदाहरण में, पहले कौन सा लिखाया था? AgCl। कौन सा? AgCl ऊष्मा प्राप्त करके Ag+Cl2 बनाता है। क्या बनाता है? AgCl2। लेकिन यहां देखिए CaCO3 क्या है? CaCO3 किसका सूत्र है? खड़िया कहिए इसे, चाहे संगमरमर कहिए, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट कहिए, एक ही है। खड़िया का सूत्र भी यही है, संगमरमर का भी यही है और रासायनिक नाम है इनका कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब इसे गर्म कर दिया जाता है
तो चूना अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाता है कब? गर्म करने पर। ये क्या लिखा है एरो के ऊपर? गर्म करने पर। जब हम किसी खड़िया को गर्म करते हैं तो चूना अलग होता है और ऑक्सीजन गैस उड़ जाती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वियोजन। समझ में आया? और संयोजन में क्या है? संयोजन में क्या है? जैसे हमारा सी और ये H2O मिला दिया तो क्या बना? CaOH का फोर ट्वाइस। तो देखिए, तो अब जैसे ये गैस इधर ऊपर एरो का निशान लगाते हैं, जो भी गैस प्राप्त होती है तो ये संकेत होता है गैस का। ठीक है, तो सुने, एक क्रिया तो इसलिए भी विपरीत है ये क्योंकि इसमें एक टूट करके दो में बदलता है और संयोजन में दो या तीन या इससे अधिक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एक तो विपरीत ये हो गया। दूसरा समझिए, सामान्य में वियोजित करने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है, कैसे भी, चाहे गर्म करके या अपघटित करके, कैसे भी करके, या विद्युत के कारण ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और संयोजन अभिक्रिया के लिए ऊष्मा निकलती है। संयोजन में पहले से आवश्यक नहीं है, ऊष्मा बाद में निकल रही है, उत्पन्न हो रही है, और वियोजन में ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है। तो ये दो कारण हैं। दोनों समझ में आए? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है और संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है या उत्पन्न होती है। ठीक है, और दूसरा ये परिभाषाओं के अनुसार है ही। अगला प्रश्न, अवक्षेपण किसे कहते हैं? क्या? अवक्षेपण किसे कहते हैं? तो सुने, पहले समझिए अवक्षेप किसे कहते हैं। क्या? अवक्षेप। तो अवक्षेप हमारा जब दो पदार्थों को मिलाते हैं, कोई दो पदार्थ आपस में मिश्रित करते हैं और बनने पर यदि वह पानी में नहीं घुलता है, जो भी उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है वो पानी में नहीं घुलता है, तब उसे हम अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप क्या होता है? जिसको पानी, यानी जो पानी में नहीं घुलता है वह अवक्षेप कहलाता है। तो अवक्षेपण किसे कहते हैं? तो अवक्षेपण एक क्रिया हो गई। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिश्रित करके कोई उत्पाद बनाया जाता है, तो उत्पाद यदि हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है तब इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। समझ में आया? दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिश्रित किया जाता है तब हमें यदि अवक्षेप प्राप्त होता है तब इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। समझ में आया? अगला, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो यहाँ को शब्द थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। लोहे की वस्तुओं पर, यानी को लिखा है तो यहाँ लास्ट में क्लियर करेंगे। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करके क्यों रखते हैं? पेंट करके क्यों रखते हैं? समझ में आया प्रश्न? को से थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, उधर भी प्रश्न ऐसा ही। तो समझे? लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? तो सीधी सी बात है, ये तो हमारी सामान्य भाषा में भी आता है।
लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट करते हैं या ग्रीस लगाते हैं या तेल लगाकर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इस पर जंग न लग जाए। तो इसकी परिभाषा क्या आएगी? इसका उत्तर क्या आएगा? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट करके इसलिए रखते हैं क्योंकि लोहे की वस्तुएं नमी की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संचारित होने लगती हैं या कहिए उन पर जंग लग जाती है, इसलिए हम पेंट करके रखते हैं। तो अगला सुनिए, अगला प्रश्न समझ में आया है? अगला है प्रश्न नंबर 7। एक भूरी रंग का चमकदार तत्व एक्स वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? काले रंग का हो जाता है। तो सुने, तो काला ऑक्सीजन की उपस्थिति में काला हो जाता है कौन? कॉपर। क्या हो जाता है? कॉपर। जैसे सी ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा? CuO। क्या बनेगा? यू छोटा है ये, CuO। तो इसने कहा इस तत्व X एवं उस काले रंग के पदार्थ, तो ये कैसा प्राप्त हुआ है हमें? काले रंग का, ठीक है, पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है। तो इस तत्व का नाम क्या है? X का, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो यहाँ पहले X, तो इस X का नाम क्या है? कॉपर। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में से जलाने पर क्या प्राप्त हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड। क्या? कॉपर ऑक्साइड। आंसर मिला। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है? तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है, प्रवाहित इसलिए किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय होती है। कैसी होती है? अक्रिय। यह इनके साथ में क्रिया नहीं करता है, इस वजह से वे पदार्थ लंबे समय तक चलते रहते हैं। जैसे यही एक प्रश्न की किताब में ही है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस होती है। वे चिप्स में उपस्थित जो भी पदार्थ है वह तेल युक्त है, इसलिए वह कुछ समय बाद विकृत गंधता के रूप में बदल जाएगा, अर्थात वह विकृत हो जाएगा, इसलिए उसे नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। यानी उसके अंदर क्या भरते हैं हम? नाइट्रोजन। इतना समझ में आया? तो आज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद हम नए चैप्टर के साथ आएंगे, चैप्टर नंबर 2। ठीक है।